Biography of Thomas Alva Edison since the 11th of February 1847 to the 18th of October 1931. थॉमस अल्वा एडिसन एक अमेरिकी इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे जिन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेंटर बताया गया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर जैसे फील्ड में कई डिवाइस डेवलप किए। दिस इन्वेंशंस, जिसमें फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और लंबे समय तक चलने वाले प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बल्ब शामिल है, का मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। वे कई रिसर्चर्स और एम्प्लॉयज के साथ काम करते हुए इन्वेंशन ऑफ प्रोसेस के लिए ऑर्गेनाइज्ड साइंस और टीम वर्क के प्रिंसिपल को लागू करने वाले पहले इन्वेंटर में से एक थे। उन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी स्टैब्लिश की। थॉमस एडिसन का जन्म 1847 में मिलान में हुआ था। वे ओहियो और पोर्ट ह्यूरन, मिशिगन में बड़ा हुआ। थॉमस एडिसन के पिता का नाम सैमुअल ओडन एडिसन जूनियर था, जिनका जन्म 1804 में मार्शलटोन, नोवा स्कॉटिया में हुआ था और वे 1896 तक जीवित रहे। थॉमस एडिसन के मां का नाम नैन्सी मैथ्यूज इलियट था, जिनका जन्म 1810 में चेनांगो काउंटी, न्यूयॉर्क में हुआ था और वह 1871 तक जीवित रही। उनका परिवार लाइन डच था। उनका उपनाम मूल रूप से एडिसन था। एडिसन केवल कुछ महीनों के लिए स्कूलिंग किया और वे स्कूलिंग शिक्षा अपनी मां द्वारा प्राप्त किया। उसने शिक्षा का अधिकांश हिस्सा आर.जी. पाकर के नेचुरल फिलॉसफी स्कूल से प्राप्त किया और साइंस एंड आर्ट के एडवांसमेंट के लिए कूपर यूनियन में केमिस्ट्री कोर्स में एडमिशन लिया। एडिसन ने कम उम्र में ही श्रवण समस्याओं का विकास किया। उनके बहरेपन का कारण बचपन में स्कारलेट ज्वर की एक लड़ाई और आवर्ती मध्य कान संक्रमण के कारण हुआ। अपने करियर के लगभग आधे रास्ते में एडिसन ने एक ट्रेन कंडक्टर द्वारा कारों पर प्रहार किए जाने के कारण श्रवण दुर्बलता को जिम्मेदार ठहराया, जब एक बॉक्स में उसकी रासायनिक प्रयोगशाला में आग लग गई और उसे अपने उपकरणों और रसायनों के साथ स्मिथ्स क्रीक, मिशिगन में ट्रेन से फेंक दिया गया। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने यह कहने के लिए कहानी को संशोधित किया कि चोट तब लगी जब कंडक्टर ने उन्हें चलती ट्रेन में मदद करने के लिए कानों से उठाया। एक कार में पूरी तरह से बहरे होने और दूसरे में बमुश्किल सुनने के कारण एडिसन एक संगीत खिलाड़ी या पियानो को लकड़ी की आवाज में सुनाकर ध्वनि तरंगों को उसकी खोपड़ी में अवशोषित कर लेता है। लहरें तब कोक्लिया के माध्यम से और श्रवण तंत्रिका में और अंत में उसके मस्तिष्क में गुजरेंगी। सुनने की इस पद्धति के कारण वह मुखर स्पंदनों को खड़ा नहीं कर सकता था और न ही उच्चतम आवृत्तियों पर सुन सकता था। एडिसन का परिवार पोर्ट ह्यूरॉन, मिशिगन में स्थानांतरित हो गया क्योंकि नहर मालिकों ने 1854 में मिलान, ओहियो से रेलमार्ग को सफलतापूर्वक रखा और व्यवसाय में गिरावट आए। एडिसन ने पोर्ट ह्यूरन से डेट्रॉयट तक चलने वाली गाड़ियों पर कैंडी और अखबार बेचे और सब्जियां बेची। यद्यपि वह शिक्षकों को निराश करता था और ओहियो और मिशिगन में विभिन्न स्कूलों में और बाहर जाता था, लेकिन वह अपनी मां की देखरेख में लगातार और जोर से पढ़ता था। उन्होंने 13 साल की उम्र में $50 प्रति सप्ताह का लाभ कमाया, जिनमें से अधिकांश इलेक्ट्रिक और रासायनिक प्रयोगों के लिए उपकरण खरीदने गए। रनवे ट्रेन के चपेट में आने से 3 साल के जिम्मी मैकेंजी को बचाने के बाद वह टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गया। मिशिगन के माउंट क्लेमेंस के स्टेशन एजेंट जे.यू. मैकेंजी के पिता जिमी के पिता इतने आभारी थे कि उन्होंने एडिसन को एक टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित किया। पोर्ट ह्यूरन से दूर एडिसन की पहली टेलीग्राफी नौकरी ग्रैंड ट्रंक रेलवे के स्ट्रैटफोर्ड जंक्शन, ओंटारियो में थी। उन्हें एक निकट टक्कर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने गुणात्मक विश्लेषण का भी अध्ययन किया और नौकरी छोड़ने तक ट्रेन में रासायनिक प्रयोगों का संचालन किया। एडिसन को सड़क पर अखबार बेचने का विशेष अधिकार प्राप्त था और 4 सहायकों की सहायता से उन्होंने ग्रैंड ट्रंक हेरल्ड को टाइप किया और मुद्रित किया, जिसे उन्होंने अपने अन्य कागजात के साथ बेचा। यह एडिसन के उद्यमशीलता के उपक्रमों की लंबी लकीर के रूप में शुरू हुआ। 1866 में 19 वर्ष की आयु में एडिसन लुइसविले, केंटकी चले गए, जहां वेस्टर्न यूनियन के कर्मचारी के रूप में उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस ब्यूरो समाचार तार काम किया। एडिसन ने रात की पारी का अनुरोध किया, जिससे उन्हें अपने 2 पसंदीदा अतीत में पढ़ने और प्रयोग करने में बहुत समय लगा। आखिरकार बाद के पूर्व व्यवसाय ने उन्हें अपनी नौकरी का खर्च दिया। 1867 में एक रात जब वह फर्श पर सल्फ्यूरिक एसिड गिराता था तो वह लीड एसिड बैटरी के साथ काम करता था। यह फर्श बोर्ड के बीच और नीचे उसके बॉस की डेस्क पर चलता था। अगली सुबह एडिसन को निकाल दिया गया। उनका पहला पेटेंट इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर यूएस पेटेंट 90,646 के लिए था, जिसे 1 जून 1869 को प्रदान किया गया था। मशीन की कम मांग को देखते हुए इसके तुरंत बाद एडिसन न्यूयॉर्क शहर चले गए।
उन शुरुआती वर्षों के दौरान उनके एक गुरु फ्रैंकलिन लियोनार्ड पोप नाम के एक साथी टेलीग्राफर और आविष्कारक थे, जिन्होंने गरीब युवाओं को अपने एलिजाबेथ, न्यू जर्सी के घर के तहखाने में रहने और काम करने की अनुमति दी, जबकि एडिसन ने गोल्ड इंडिकेटर में सैमुअल लॉज के लिए काम किया। कंपनी पोप और एडिसन ने अक्टूबर 1869 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आविष्कारक के रूप में काम करते हुए अपनी कंपनी की स्थापना की। एडिसन ने मल्टीप्लेक्स टेलीग्राफिक सिस्टम विकसित करना शुरू किया, जो 1874 में एक साथ 2 संदेश भेज सकता था। एडिसन का प्रमुख नवाचार 1876 में एक औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना था। यह मेन्स लेक्स काउंटी, न्यू जर्सी के रिडिटन टाउनशिप, अब उनके सम्मान में एडिसन टाउनशिप का एक हिस्सा, के मेंसल पार्क में बनाया गया था, एडिसन की बिक्री से प्राप्त धन के साथ। चौगुन टेलीग्राफ के अपने प्रदर्शन के बाद एडिसन को यकीन नहीं था कि इसे $4000 से $5000 में बेचने की उनकी मूल योजना सही थी, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न यूनियन से बोली लगाने के लिए कहा। उन्हें सुनकर आश्चर्य हुआ कि वे आज के डॉलर में $10,000 $2,26,000 की पेशकश करते हैं, जिसे उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया। क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ एडिसन की पहली बड़ी वित्तीय सफलता थी और मेनलो पार्क निरंतर तकनीकी नवाचार और सुधार के उत्पादन के विशिष्ट उद्देश्य के साथ स्थापित पहली संस्था बन गई। एडिसन को कानूनी तौर पर वहां उत्पन्न अधिकांश आविष्कारों के साथ जिम्मेदार ठहराया गया था, हालांकि कई कर्मचारियों ने उनके निर्देशन में अनुसंधान और विकास किया था। उनके कर्मचारियों को आमतौर पर अनुसंधान करने में अपनी दिशाओं को पूरा करने के लिए कहा जाता था और उन्होंने उन्हें परिणाम उत्पन्न करने के लिए कड़ी मेहनत की। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विलियम जोसेफ हैमर ने एडिसन के लिए काम करना शुरू कर दिया और दिसंबर 1879 में एक प्रयोगशाला सहायक के रूप में अपने कर्तव्यों को शुरू किया। उन्होंने टेलीफोन, फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिक रेलवे, लौह अयस्क विभाजक, विद्युत प्रकाश व्यवस्था और अन्य विकासशील आविष्कारों पर प्रयोगों में सहायता की। हालांकि, हैमर ने मुख्य रूप से तापदीप्त विद्युत दीपक पर काम किया और उस उपकरण पर परीक्षण और रिकॉर्ड के प्रभारी लगाए गए। 1880 में उन्हें एडिसन लैंप वर्क्स का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया। एडिसन के लगभग सभी पेटेंट उपयोगिता पेटेंट थे, जो 17 वर्षों तक संरक्षित थे और इसमें ऐसे आविष्कार या प्रक्रियाएं शामिल थी जो विद्युत, यांत्रिक या रासायनिक प्रकृति में हैं। लगभग 1 दर्जन डिजाइन पेटेंट थे, जो 14 वर्षों तक एक सजावटी डिजाइन की रक्षा करते हैं। अधिकांश पेटेंटों के रूप में उन्होंने जिन आविष्कारों का वर्णन किया, वे पूर्व कला पर सुधार थे। इसके विपरीत फोनोग्राफ पेटेंट पहली डिवाइस को रिकॉर्ड करने और ध्वनियों को पुनः पेश करने में अभूतपूर्व था। केवल 1 दशक में एडिसन के मेनलो पार्क प्रयोगशाला ने 2 शहर ब्लॉकों पर कब्जा करने के लिए विस्तार किया था। एडिसन ने कहा कि वह चाहते थे कि लैब में लगभग हर कल्पनीय सामग्री का भंडार हो। 1887 में छपे एक अखबार के लेख में उनके दावे की गंभीरता का पता चलता है, जिसमें प्रयोगशाला में निहित 8000 प्रकार के रसायन, हर तरह के पेंच, हर आकार का है, सुई, हर तरह की नाल या तार, इंसानों के बाल, घोड़े, हॉग, गाय, खरगोश, बकरी, मिनिक्स, हर बनावट में रेशम, ऊंट, विभिन्न प्रकार के खुर, शार्क के दांत, सींग, कछुए के खोल, कॉक, राल, वार्निश और तेल, शुतुरमुर्ग पंख, एक मोर की पूंछ, जेट, एम्बर, रबर, सभी अयस्कों और सूची जारी होती है। अपने डेस्क पर एडिसन ने सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के प्रसिद्ध उद्धरण के साथ एक तख्ती दिखाई, ऐसा कोई समीक्षक नहीं है, जो आदमी सोच के वास्तविक श्रम से बचने का सहारा नहीं लेगा। इस स्लोगन को पूरे सुविधा में कई अन्य स्थानों पर प्रतिष्ठित किया गया था। मेनलो पार्क में एडिसन ने ज्ञान बनाने और फिर अपने आवेदन को नियंत्रित करने के साथ संबंधित पहली औद्योगिक प्रयोगशाला बनाई थी। एडिसन का नाम 1093 पेटेंट पर पंजीकृत है। एडिसन ने अपने करियर की शुरुआत न्यू जर्सी में एक आविष्कारक के रूप में की थी, जिसमें स्वचालित रिपीटर और उनके अन्य बेहतर टेलीग्राफिक डिवाइस थे, लेकिन इस आविष्कार ने उन्हें पहली बार व्यापक सूचना मिली कि 1877 में फोनोग्राफ था। यह उपलब्धि बड़े पैमाने पर जनता द्वारा अप्रत्याशित थी, लगभग जादुई दिखने के लिए। एडिसन को द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क, न्यू जर्सी के रूप में जाना जाता है। उनका पहला फोनोग्राफ एक ग्रूव सिलेंडर के आसपास टिनफॉइल पर रिकॉर्ड किया गया था। इसकी सीमित ध्वनि गुणवत्ता के बावजूद और की रिकॉर्डिंग को केवल कुछ ही बार चलाया जा सकता था, फोनोग्राफ ने एडिसन को एक सेलिब्रिटी बना दिया। जोसेफ हेनरी, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष और अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध विद्युत वैज्ञानिकों में से एक, एडिसन को इस देश में सबसे सरल आविष्कारक या किसी अन्य में के रूप में वर्णित किया। अप्रैल 1878 में एडिसन ने नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज, कांग्रेसियों, सेनेटरों और अमेरिकी राष्ट्रपति हेस के समक्ष फोनोग्राफ का प्रदर्शन करने के लिए वाशिंगटन की यात्रा की। वाशिंगटन पोस्ट ने एडिसन को एक प्रतिभा और उनकी प्रस्तुति को एक दृश्य के रूप में वर्णित किया, जो इतिहास में जीवित रहेगा।
हालांकि एडिसन ने 1878 में फोनोग्राफ के लिए एक पेटेंट प्राप्त किया, उन्होंने इसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चिचेस्टर बेल तक विकसित करने के लिए बहुत कम किया, और चार्ल्स स्टैंटर ने 1880 के दशक में एक फोनोग्राफ जैसी डिवाइस का उत्पादन किया जिसमें मोम लेपित कार्डबोर्ड सिलेंडरों का उपयोग किया गया था। 1876 एडिसन ने कार्बन माइक्रोफोन विकसित करके टेलीफोन के लिए माइक्रोफोन, उस समय ट्रांसमीटर कहा जाता था, को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया, जिसमें कार्बन के कणिकाओं द्वारा अलग किए गए दो धातु प्लेट होते हैं जो ध्वनि तरंगों के दबाव के साथ प्रतिरोध को बदल देते हैं। एक स्थिर प्रत्यक्ष धारा को ग्रेन्यूल के माध्यम से प्लेटों के बीच पारित किया जाता है और अलग अलग प्रतिरोध के परिणामस्वरूप विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे एक अलग विद्युत प्रवाह बनता है जो ध्वनि तरंग के अलग अलग दबाव को पुनः उत्पन्न करता है। उस बिंदु तक जोहान फिलिप रीस और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा विकसित माइक्रोफोनों ने एक कमजोर धारा उत्पन्न करके काम किया। कार्बन माइक्रोफोन एक डायरेक्ट करंट को मॉडिफाई करके काम करता है और बाद में एक ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके सिग्नल को टेलीफोन लाइन पर ट्रांसफर करता है। एडिसन कई अन्वेषकों में से एक था जो टेलीफोनी के लिए एक प्रयोग करने योग्य माइक्रोफोन बनाने की समस्या पर काम कर रहा था, उसके माध्यम से एक विद्युत प्रवाह को संशोधित करता है। उनका काम एमिल बर्लिनर के ढीले संपर्क कार्बन ट्रांसमीटर के साथ समवर्ती था, जो कार्बन ट्रांसमीटर्स आविष्कार पर एडिसन के खिलाफ बाद में पेटेंट का मामला खो दिया था, और डेविड एडवर्ड ह्यूजेस ने ढीले संपर्क कार्बन ट्रांसमीटरों के भौतिकी पर काम प्रकाशित किया था, काम जो ह्यूजेस को परेशान नहीं करता था। पेटेंट एडिसन ने 1877 में वेस्टर्न यूनियन के लिए एक बेहतर टेलीफोन बनाने के लिए कार्बन माइक्रोफोन अवधारणा का उपयोग किया था। 1886 में एडिसन ने बेल टेलीफोन माइक्रोफोन में सुधार करने का एक तरीका खोजा, एक जो ढीले संपर्क ग्राउंड कार्बन का उपयोग करता था, उसकी खोज के साथ कि यह काम करता है अगर कार्बन को भुना जाए तो बेहतर है। इस प्रकार को 1890 में उपयोग में लाया गया था और 1980 के दशक तक बेल रिसीवर के साथ सभी टेलीफोनों में उपयोग किया जाता था।